हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का लेसन नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम लोग मुख्यतः बेसिकली जो परिपथ होते हैं जिसमें कई संधारित्र आपस में जोड़े गए होते हैं, उस संधारित्रों की तुल्य धारिता निकालेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग बस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने संधारित्रों का संयोजन पढ़ा था कि किस तरह से संधारित्रों को आपस में जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ा जाता है। तो उसके लिए दो टाइप्स होते हैं, एक होता है समांतर क्रम संयोजन, दूसरा होता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो आज हम लोग परिपथ का तुल्य धारिता ही ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इस तरह से 3 सवाल दिए गए आपको और हर सवाल में बिंदु P तथा Q के बीच तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको 3 संधारित्र जोड़े गए, C1, C2 और C3। आपको इन तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता निकालनी है। तुल्य धारिता का मतलब ये होता है कि आप इन तीनों संधारित्र को हटाकर कोई एक संधारित्र रखिए जो उतना ही विभव उत्पन्न कर सके जो तीनों मिलकर के उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो है, इसको हम क्या करेंगे, 3 संधारित्र हैं C1, C2 और C3। तीनों का जो मान है 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम और 10 माइक्रोकूलम दिया गया है। अब इसकी तुल्य धारिता आपको निकालनी है। तो तुल्य धारिता निकालने के आपके पास दो ही तरीके हैं कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जितने भी धारिताएं हैं वो किस क्रम में जोड़ी गई है, समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के लिए तुल्य धारिता का सूत्र हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज उसी से हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है कि जब जितने भी संधारित्र होते हैं उनका एक प्लेट किसी एक बिंदु पर और दूसरा प्लेट जो होता है किसी दूसरे बिंदु पर जुड़े रहते हैं, तो उस तरह के समायोजन को हम लोग कहते हैं समांतर क्रम से। अब यहाँ पे आपको यही देखना है कि यह समांतर क्रम का संयोजन है कि श्रेणी क्रम का। तो देखिए, C1 जो है इसका मान लीजिए ये फर्स्ट प्लेट है और ये सेकंड प्लेट है, तो फर्स्ट प्लेट बिंदु P से जुड़ा हुआ है। C2 का देखिए, मान लीजिए फर्स्ट और ये सेकंड, तो C2 का जो एक प्लेट है वह भी P से इस तरह जुड़ा हुआ है और C3 का एक प्लेट, जैसे मान लो 1 2 1 2 1 2 इस तरह दिया। ठीक है, देखिए इसका एक प्लेट पहला और इसका एक प्लेट, दोनों इस तार के थ्रू होते हुए आकर के बिंदु P से जुड़ गए हैं और इसका भी एक प्लेट बिंदु P से जुड़ा है। यानी इन तीनों संधारित्रों का एक एक प्लेट बिंदु P पर जुड़ा हुआ है और दूसरा जो प्लेट है, जब इसका देखिए C3 का यह वाला प्लेट बिंदु C से Q से जुड़ा है, C2 का यह वाला प्लेट इस तरह से आके बिंदु P पर जुड़ा है और C3 का यह वाला प्लेट इस तरह से आके बिंदु Q पर जुड़ा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर एक संधारित्र का एक एक प्लेट बिंदु P से जुड़ा है और एक एक प्लेट यानी दूसरा जो प्लेट है बिंदु Q से जुड़ा है। यानी यह किस क्रम का समायोजन है, समांतर क्रम का संयोजन। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, प्रत्येक संधारित्र का एक प्लेट बिंदु P से तथा दूसरा प्लेट बिंदु Q से जुड़ी है या जुड़ा है। अतः तीनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं।
अतः बिंदु P तथा Q के बीच तुल्य धारिता C बराबर, समांतर क्रम में है ना, तो C बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 का मान कितना है 10 माइक्रोकूलम, सॉरी 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड है। C2 का मान 10 माइक्रोफैराड है और C3 का भी मान है 10 माइक्रोफैराड। तो तुल्य धारिता का मान कितना हो जाएगा 30 यानी 30 माइक्रोफैराड। ठीक है, अतः बिंदु P तथा Q के बीच तुल्य धारिता 30 माइक्रोफैराड है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए तीन संधारित्र हैं C1, C2 और C3 और ये तीनों संधारित्र बिंदु P और Q के बीच ही जोड़े गए हैं। तब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो तीनों संधारित्र हैं वो किस क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में कि श्रेणी क्रम में। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा Q पर क्या क्या है, इसका एक प्लेट यहाँ Q पर, इस वाले का एक प्लेट Q पर और इस वाले का भी एक प्लेट Q पर, यानी तीनों संधारित्रों का एक एक प्लेट बिंदु Q पर जुड़ा है और दूसरा प्लेट देखिए इस तरह, ये दूसरा प्लेट है मान लीजिए, इस तरह जा करके Q से P से मिला है, इसका भी दूसरा प्लेट जा करके P से मिल रहा है और इसका भी दूसरा प्लेट P से मिल रहा है, यानी हर संधारित्र का एक एक प्लेट बिंदु P से जुड़ा है और दूसरा प्लेट जो है बिंदु Q से जुड़ा है। यानी यहाँ जो संधारित्रों का समायोजन किया गया है वो किस तरह से किया गया है, समांतर क्रम में किया गया है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रत्येक सॉल्यूशन में प्रत्येक संधारित्र का एक प्लेट बिंदु P से तथा दूसरा प्लेट बिंदु Q से जुड़ा हुआ है। अतः C1, C2, C3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः इनकी तुल्य धारिता C बराबर, समांतर क्रम में है ना, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड और 10 माइक्रोफैराड, ये कितना हो जाएगा 30 माइक्रोफैराड। यानी बिंदु P और Q के बीच जो तुल्य धारिता होगी वो कितनी होगी 30 माइक्रोफैराड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को आप लोग काफी आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग इसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड की तुल्य धारिता दोनों के लिए जो होगा 30 माइक्रोफैराड ही होगा। ठीक है, अब हम लोग एक और सवाल देखते हैं। इस सवाल में देखिए आपके पास 5 संधारित्र दिए गए। ठीक है, और पांचों का कुछ नाम तो नहीं दिया गया है, तो आप खुद से अपना नामांकन इसका कर सकते हैं। मान लीजिए ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3, ये C4 और यह जो है C5। नाम दीजिए चाहे रख दीजिए, आपको उससे मतलब है।
मतलब ये है कि जितने भी संधारित्र आपस में जोड़े गए हैं वो किस क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो इसको पहचानने के लिए आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि यदि सारे संधारित्र जो हैं उनका एक एक प्लेट एक बिंदु पर और दूसरा प्लेट जो है दूसरे बिंदु पर जुड़ा है, तो वह जो संधारित्र का समायोजन होता है वो समांतर क्रम का होता है। लेकिन अगर संधारित्र इस तरह से जुड़े हैं कि एक संधारित्र का पहला प्लेट एक बिंदु पर और दूसरा प्लेट दूसरे बिंदु पर, रास्ता चेंज ना हो, जैसे मान लीजिए इस तरह से संधारित्र जोड़े गए हैं, कई संधारित्र एक ही लाइन में जुड़े गए हैं, यहाँ से है फिर आसानी से यहाँ गए फिर यहाँ फिर इस तरह आपको रास्ता नहीं चेंज करना पड़ रहा है, सारे संधारित्र एक ही लाइन में आपको मिल जाए, एक ही तार में सारे संधारित्र जुड़े हुए, तो ये जो है श्रेणी क्रम से जुड़े। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि समांतर क्रम का संयोजन क्या होता है और श्रेणी क्रम का संयोजन क्या होता है। अब यहाँ पे आपको पहचानने की जरूरत है कि ये जितने भी संधारित्र जोड़े गए वो सभी किस क्रम में जोड़े गए, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए। तो देखिए पहले हम लोग इन दोनों की बात करते हैं, C1 और C2 की। तो C1 का देखिए एक प्लेट इस तरह आता हुआ बिंदु P से जुड़ गया है और C2 का भी एक प्लेट इस तरह से आकर के P पर जुड़ा है, ठीक है। यानी C1 और C2 दोनों संधारित्रों का एक एक प्लेट बिंदु P से जुड़ा है और दूसरा जो प्लेट है वो देखिए इस तरह से यहाँ पे है, फिर यहाँ से होता हुआ यहाँ से होता हुआ, ठीक है। और यहाँ ये तो बीच में आ जाए, इन दोनों की बात अब करते हैं, इसका एक प्लेट और इसका एक प्लेट, दोनों इस तरीके से होते हुए बिंदु Q पर जा रहे हैं, ठीक है। और फिर ये और इसका ये इधर से होता हुआ और यह जो है इधर से होता हुआ। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों संधारित्रों का एक एक प्लेट बिंदु P पर जुड़ा हुआ है और दूसरा जो प्लेट है किसी न किसी तरीके से बिंदु Q पर जा रहा है और ये दोनों जो संधारित्र हैं इनका एक एक प्लेट बिंदु Q से जुड़ा हुआ है और बाकी के जो दोनों प्लेट बचे हुए हैं किसी न किसी तरीके से P से जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों संधारित्र जो हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं और ये दोनों जो संधारित्र हैं यह भी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ये इस तरह का हो जाएगा, यह जो है बीच में है इस तरीके से, हमने एक नया चित्र बना लिया इसका, ये P हो गया और यह जो है Q हो गया, ये देखिए 3 और यह भी 3, तो यहाँ पे रखा जाएगा 3 और यहाँ पे भी रखा जाएगा 3। इन दोनों प्लेटों का, इन दोनों संधारित्रों का एक एक प्लेट बिंदु P से जुड़ा है और दूसरा प्लेट इस तरह से होता हुआ बिंदु Q पर जाना है। फिर यहाँ पे 6 माइक्रोफैराड है और 6 माइक्रोफैराड है। अब चित्र को हमने बदल दिया और ये जो 8 माइक्रोकुलाम है, माइक्रोफैराडे है, वो इस तरह बीच में जुड़ा हुआ है। मान लीजिए A और B, ये बीच में A भी नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे केवल 2 ही पॉइंट्स हैं P और Q। इसका जो मान है वो कितना है 8 माइक्रोफैराड है। अब यह जो है एक व्हीटस्टोन सेतु है, ठीक है। यह जो चित्र बन गया है वो किसका बन गया, व्हीटस्टोन सेतु का। और अब आपको ये चेक करना है कि व्हीटस्टोन सेतु जो है वो संतुलित अवस्था में है या नहीं। अगर संतुलित अवस्था में है तो व्हीटस्टोन सेतु जो है उसमें का जो बीच वाला संधारित्र होगा वो अप्रभावी रहेगा और अगर व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में नहीं है तो जो बीच वाला संधारित्र है उसका प्रभाव कुछ ना कुछ रहेगा। तो हम लोग चेक कैसे करेंगे कि यह जो व्हीटस्टोन सेतु है संतुलित अवस्था में है या नहीं है। देखिए यह C1 हो गया, यह जो है C2 हो गया, यह जो है C3 और यह जो है C4। तो हम लोग चेक कैसे करते हैं, देखिए C1 by C2
इज इक्वल टू C3 बाई C4, C1 बाई C2 3 बाई 3, C3 बाई C4 6 बाई 6, दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 1। अतः यह से व्हीटस्टोन सेतु या यह सेतु संतुलित अवस्था में है, संतुलित अवस्था में है, अवस्था में है। अतः 8 माइक्रोफैराडे का संधारित्र अप्रभावी है, अप्रभावी है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पूरे परिपथ में। देखिए इस तरह था तो इन दोनों का एक बिंदु पर और इन दोनों का एक एक प्लेट दूसरे बिंदु पर, और फिर दूसरा दूसरा जो प्लेट है वो इस तरीके से आता हुआ इससे मिल रहे हैं और इसका भी दूसरा प्लेट जाके इससे मिल रहा है, यानी ये जो बीच वाला संधारित्र है यह अप्रभावी रहेगा। अब आपको इसमें देखना है कि इसमें जो C1 C2 C3 4 है वो किस तरीके से जोड़े गए, ठीक है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यह चित्र, ये तो अप्रभावी हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है। मान लीजिए कि ये है ही नहीं, तो अब चित्र थोड़ा सा और बदल जाएगा। कैसा हो जाएगा देखिए, ये एक तार में आ जा रहे हैं 3 माइक्रोफैराडे और 6 माइक्रोफैराडे, यानी इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा। 3 माइक्रोफैराडे और ये हो गया 6 माइक्रोफैराडे, इधर बिंदु P और इधर बिंदु Q, फिर यहाँ पर इस तरीके से ये हो गया 3 माइक्रोफैराडे और ये हो गया 6 माइक्रोफैराडे। आप चित्र देख सकते हैं, इस वाले चित्र को पहले ऐसे बनाया गया फिर ऐसे बनाया गया। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो संधारित्र है वो किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो ये C1 हो जाएगा, ये वाला C3 हो जाएगा, फिर ये C2 हो जाएगा और यह जो है C4 हो जाएगा। C1 और C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, C2 और C4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो लिखेंगे C1 तथा C2 C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अतः इनकी तुल्यधारिता, इनकी तुल्यधारिता क्या हो जाएगी, श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, 3 प्लस 6, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, ऊपर हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3 बाई 6 यानी 1 बाई 2, तो इसको हम लोग C1 मान ले, मानो ना मानो बस इसी तरह से C डैश ले लीजिए, C डैश। अब 1 बाई C डैश इज इक्वल टू 1 बाई 2 है, तो केवल C डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में जब जोड़ा गया तो वो कितने के बराबर हो गया, ये दोनों श्रेणी क्रम में है दोनों, और फिर ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है। अब यहां से करते हैं इसी प्रकार C2 और C4, C2 तथा C4 की तुल्यधारिता, की तुल्यधारिता मान लीजिए C डबल डैश हम हो गए तो बिल्कुल इसी तरह आएगा, उसका भी मान 2 माइक्रोफैराड है। अब हमारा चित्र कैसा हो गया, इन दोनों को हमने हटा करके एक संधारित्र बनाया इस तरीके का जिसका मान कितना है 2 माइक्रोफैराड, और फिर इन दोनों को हटा करके एक संधारित्र बनाया, यहाँ हो गया P और यहाँ हो गया, अब यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, तो यह दोनों जो है समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो ये हो जाएगा C डैश और ये हो जाएगा C डबल डैश, C डैश तथा C डबल डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः इनकी तुल्यधारिता, इनकी तुल्यधारिता समांतर क्रम में है तो क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू
C डैश प्लस C डबल डैश, यानी C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड, यानी ये हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। तो बिंदु P, अतः लास्ट में लिखना पड़ेगा, अतः बिंदु P और Q के बीच तुल्य धारिता C बराबर 4 माइक्रोफैराड। तो इस तरीके से आपका यह सवाल जो है सॉल्व हो गया। कुछ है नहीं, बस आपको पहचानना है कि वो किस तरीके से जुड़े हैं। तो इन दोनों का एक एक प्लेट P पर आ रहा है और इन दोनों का एक एक प्लेट Q पर जा रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि यह जो है किस क्रम में जुड़ा है, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं और यह दोनों भी समांतर क्रम में। तो इस तरह का अब ये फिगर इस तरह से बन गया। फिर यह जो है एक व्हीटस्टोन सेतु बन गया। व्हीटस्टोन सेतु अगर संतुलित है, यानी C1/C2 = C3/C4, तो वह संतुलित अवस्था में होता है। संतुलित अवस्था में जो विकर्ण पर संधारित्र होता है वह अप्रभावी होता है। तो यह अब इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब ये फिगर इस तरह का हो जाएगा। अब इसमें आप आसानी से पहचान ले रहे हैं, यह दोनों जो है श्रेणी क्रम में, यह दोनों जो है श्रेणी क्रम में, फिर इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। और इस तरीके से यह सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग और एक सवाल करते हैं। और देखिए बच्चों, इस तरह के सवाल जो होते हैं एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, इसलिए इस तरह के सवालों को आप काफी अच्छे से समझिएगा और उसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एक और सवाल देखते हैं। इस तरह से दिया गया है एक परिपथ, इसमें बिंदु A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करें। 2 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर और 3 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र पर आवेश 20 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करें। तो ये सारी चीजें आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि यहाँ पे जितने भी संधारित्र एक दूसरे से जुड़े हुए वो सभी एक दूसरे से किस क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं कि समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए इस संधारित्र में और इस संधारित्र में क्या है, एक एक प्लेट बिंदु B डैश में जुड़े हैं और ये जो दूसरा प्लेट है बिंदु A डैश से जुड़े हैं, यानी यह संधारित्र और यह संधारित्र किस क्रम में जुड़े हैं। जब हमने आपको बताया था कि जब 2 या 3 संधारित्र इस तरह से जुड़े हैं तो उनका एक एक प्लेट किसी एक बिंदु से और दूसरा जो प्लेट है किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे समायोजन को हम लोग समांतर क्रम का संयोजन कहते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि यह वाला संधारित्र और यह वाला संधारित्र दोनों जो है समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इन दोनों को हम हटाकर यहाँ पर एक हम लोग दूसरा संधारित्र रख देंगे जो उतना ही विभवांतर उत्पन्न करेगा जितना यह दोनों संधारित्र मिलकर उत्पन्न कर रहे थे, यानी 2 और 3 माइक्रोफैराड की तुल्य धारिता निकाली जाएगी। तो किस तरह से निकाली जाएगी, समांतर क्रम का संयोजन है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। 2 माइक्रोफैराड तथा 3 माइक्रोफैराड के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनकी तुल्य धारिता C डैश बराबर, मान लीजिए C डैश है, समांतर क्रम में है तो 2 माइक्रोफैराड है और प्लस 3 माइक्रोफैराड, कितना हो गया 5 माइक्रो, ठीक है। यानी अब इन दोनों को हटाकर, अब चित्र अगर आप चाहो तो दूसरा बना देंगे ना, तब इन दोनों को हटाकर फिर चित्र बनाइए। नहीं भी आप बनाएंगे तो आप एक ही चित्र से बना सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे चित्र छोटा होता जाएगा आपको सवाल बनाने में और समझने में आसानी होगी। अब देखिए इन दोनों संधारित्रों को हटाकर
हमने एक संधारित्र लगा दिया जिसका मान कितना होना चाहिए 5 माइक्रोफैराड, और यह जो है 2 माइक्रोफैराड है, और यह जो है यह जो है 12 माइक्रोफैराड है, और यह जो है 20 माइक्रोफैराड है, 20 माइक्रोफैराड। और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे 1500 वोल्ट है। अब देखिए हमारा जो संधारित्र जो परिपथ है वो किस तरह का हो गया, ए और ये बी, ए बी। और अगर इस ए बी तार को पकड़ करके हम लोग खींच कर सीधा कर, जो तार ए बी है इसको अगर यहाँ से हम पकड़ करके खींच के सीधा कर दें तो उसी तार में, मतलब मान लीजिए यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे आपका बी हो गया, उसी तार में तीनों संधारित्र आ जाएंगे। 12 माइक्रोफैराड है, 5 माइक्रोफैराड है, और यह जो आएगा 20 माइक्रोफैराड। सारे एक ही तार में जुड़ गए, आप एक ही रास्ते से चले और लास्ट तक पहुंच गए, रास्ता आपको चेंज नहीं करना पड़ा। यानी ये किस क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में जुड़े। आगे बात समझ में। तो यह जो संधारित्र है तीनों के तीनों, यह भी किस क्रम में जुड़ गया है, श्रेणी क्रम में जुड़ गया। तो श्रेणी क्रम का समायोजन जो होता है उसके लिए तुल्य धारिता हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वो देखिए लिखेंगे हम लोग। अब बिंदु ए और बी के बीच, बिंदु ए और, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे प्रतिरोधों का संयोजन। तो जिस तरह से हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन करते थे उसके लिए तुल्य प्रतिरोध निकालते थे, बिल्कुल वही सवाल है यहाँ। ठीक है, तो बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता, तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे ए और बी के बीच 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं और तीनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता क्या हो जाता है, 1/c डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/5 प्लस 1/20। इन सब का एलसीएम ले लीजिए तो 60, और ऊपर क्या हो जाएगा 5 प्लस 12 प्लस 3, यानी ये हो जाएगा 5 प्लस 12 20 बाई 60, यानी 1/3। तो 1/c डैश, या आप सी भी कह सकते हैं, या 1/c डबल डैश क्या हो जाएगा 1/60। तो सी डैश का मान कितना आ जाएगा, सी डबल डैश इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड। यानी ए और बी के बीच जो तुल्य धारिता निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 3 माइक्रोफैराड। यानी इन चारों संधारित्रों को हटा करके एक संधारित्र रख दीजिए 3 माइक्रोफैराड का, तो वो उतना ही विभव उत्पन्न करेगा जितना ये चारों मिलकर के कर रहे हैं। तो उसको हम लोग ये तुल्य धारिता कहेंगे। इस पूरे संधारित्र की तुल्य धारिता हो गई 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, आगे बात समझ में। अब क्या करना है, अब आपसे इसमें सवाल क्या पूछा जा रहा है, 2 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए बिंदु ए और बी में, ए और बी के बीच जितने भी संधारित्र जुड़े हैं प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा, तो यहां से करेंगे। बिंदु देखिए दिख रहा है, बिंदु ए और बी के बीच प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, बिंदु ए और बी के प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q बराबर C इंटू भी। तो भी का तो मान दिया हुआ है 1500 वोल्ट, ठीक है, लेकिन जो C है उसका मान हम लोग क्या लेंगे, ये वाला C लेके, ये वाला C लेके, इसको लेके इसको लिया जाए। तो इसके लिए क्या है कि जो हम लोग C का मान लेंगे वह जो पूरे परिपथ का तुल्य धारिता आया है वो लेंगे।
ठीक है, तो पूरे परिपथ का तुल्य धारिता कितना आया है 3 माइक्रोफेराडे। अब 3 माइक्रोफेराडे को अगर हम फेराडे में चेंज कर दें तो 3 इंटू 10 के पावर कितना आ जाएगा -6 फेराडे। आगे बात समझ, ये माइक्रोफेराडे था ना, उसको हमने फेराडे में चेंज कर दिया। अब ए और बी के बीच जितने भी संधारित्र हैं उन सारे पर आवेश का मान निकालना है। तो Q बराबर होता है C इंटू बी। तो C अब कौन सा C लिया जाए, तो C जो इन सभी संधारित्रों का तुल्य धारिता है वो ले लेंगे। तो इसका मान हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 10 के पावर -6, 3 इंटू 10 के पावर -6 और भी का मान तो 1500 है। तो ये कितना हो जाएगा 15 या 45 10 टू द पावर 4 आवेश है ना, तो कूलाम। ठीक है, यानी जो आवेश आएगा वो कितना आ गया कूलाम आ गया। अब क्या निकालना है, ये तो निकल गया 2 बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करें। 2 माइक्रोफेराडे धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करें और 3 माइक्रोफेराडे धारिता के संधारित्र पर आवेश की गणना करना है। तो 3 माइक्रोफेराडे जो धारिता का आवेश संधारित्र है उस पर तो आवेश जो होगा वो यही मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए 2 माइक्रोफेराडे धारिता के संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर के लिए क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफेराडे यहाँ पे है, ठीक है। अब यह जो है ए डैश और बी डैश के बीच जुड़ा हुआ है, ए डैश और बी डैश के बीच जुड़ा है तो यह किस क्रम में जुड़ा हुआ है देख लीजिए आप, समांतर क्रम में जुड़ा है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू माइक्रोफेराडे धारिता के संधारित्र का विभवांतर क्या हो जाएगा, देखिए 2 माइक्रोफेराडे कहाँ जुड़ा है, ए डैश और बी डैश के बीच में जुड़ा है, यानी 3 माइक्रोफेराडे और 2 माइक्रोफेराडे का जो विभवांतर होगा वह क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा और वो कितने के बराबर हो जाएगा V बराबर Q बाई सी डैश। क्योंकि सी डैश इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सी डैश था ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है, मतलब ए डैश और बी डैश के बीच में ये 2 माइक्रोफेराडे आ रहा है। देख लीजिए ए और ए डैश और बी डैश के बीच में ये 2 माइक्रोफेराडे आ रहा है और इस 2 माइक्रोफेराडे और 3 माइक्रोफेराडे की जो तुल्य धारिता निकली है वो सी डैश निकली है और वो सी डैश है 5 माइक्रोफेराडे। तो B बराबर हो जाएगा Q बाई सी डैश। अब Q का मान कितना लिया जाएगा, तो Q का मान हम लोग ले लेंगे 45 इंटू 10 के पावर 4 कूलाम, ये वाला निकला है ना, तो 45 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलाम और सी डैश कितना निकला है 5 माइक्रोफेराडे। तो ये कूलाम में है तो माइक्रो कूलाम में इसको चेंज करना पड़ेगा, यानी तब ये हो जाएगा 4500 माइक्रो कूलाम में तब चेंज कर दिया जाए। तो यहाँ पे कितना पड़ेगा आपको माइक्रो कूलाम ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4500 10 के पावर -6 और सी डैश का मान है 5 इंटू 10 के पावर
5 माइक्रोफेराडे, तो 5 इंटू 10 के पावर -6 तो क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 5 9 45, यानी इसका मान आ गया 900 वोल्ट। तो 2 माइक्रोफेराडे धारिता के संधारित्र का विभवांतर कितना हो जाएगा, 900 वोल्ट हो जाएगा। अब सवाल में क्या पूछा गया है, 20 माइक्रोफेराडे धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो 20 माइक्रोफेराडे धारिता के संधारित्र, धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा, ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है U बराबर Q स्क्वायर बाई 2C, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू Q, आवेश का मान, आवेश का मान कितना निकला है हमारे पास 4500 इंटू 10 के पावर -6 माइक्रोकूलम, तो उसको हम लोग रख लेंगे 4500 इंटू 10 के पावर -6 स्क्वायर बाई 2C, 2 और C तो किस पर पूछा गया, 20 माइक्रोफेराडे पर, उसी की जगह ये 20 रखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4500 10 के पावर -6 इंटू 4500 10 के पावर -6 बाय 2 इंटू 20 इंटू 10 के पावर -6, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये और ये कैंसिल हो गया, फिर 2 से काट दे, 4 से काट देते हैं, 2 से काटिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, ये 2 कैंसिल हो गया, और फिर 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 10, ये भी खत्म। तो अब हमारे पास क्या बच गया, 2250 इंटू 225 इंटू 10 के पावर -6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद 10 के पावर -6 से डिवाइड, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इंटू 225 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या जाएगा 0 और 25 और 10 दोबारा और 10 11 2 25 10 2 4 5 0 2 25 10 4 5 0 5 2 6 10 इंटू कितना आ जाएगा 506250 इंटू 10 के पावर -6, ठीक है। ऊर्जा है, अब क्या किया जाएगा, देखिए आपको 506,250 बाई 10 के पावर 6 को नीचे लाएंगे, हो जाएगा 1 और उसको 6 0 4 5 6 1 0 1 0 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 50625 बाई 1 2 3 4 5, भाग देंगे तो आया 0.50625। आप इसको लगभग लिख सकते हैं, ये 6 है ना, तो आगे जोड़ करके 12 साल घटा देंगे 0.510, यानी जो 20 माइक्रोफेराडे के का संधारित्र है उसके लिए ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा 0.51 जूल। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं आपके पेपर में काफी पूछे जाते हैं। अब हम लोग एक और सवाल को करते हैं। देखिए सवाल इस तरह से है, और इसमें कितने संधारित्र जोड़े गए हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 संधारित्र जोड़े गए हैं। इन पांचों संधारित्र का, यानी ये जो पूरा नेटवर्क दिया है, तो क्वेश्चन है हमारा बिंदु
ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करें। तुल्य धारिता ज्ञात करें। ये हमारा सवाल है, ठीक है। और इस तरह से 5 संधारित्र आपका जोड़े गए हैं। अब आपको ये देखना है कि ये जो पांचों संधारित्र हैं वो किस क्रम में जोड़े गए, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं या फिर समांतर क्रम में। देख कर ठीक से बताइए। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जितने भी संधारित्र सभी के सभी, अगर देखिए ये तार है, तार को अगर हम पकड़ के इस तरीके से खींच दें तो सारे संधारित्र बिल्कुल सीधी लाइन में आ जाएंगे इस तरीके से, यहाँ ए मानने से और यहाँ बी मानने से। हमने तार को यहाँ पकड़ा और जोर से खींच दिया तो सारे तार बिल्कुल सीधी हो गई और सारे संधारित्र जो होंगे इस तरीके से आ जाएंगे सारे के सारे। अब ये किस क्रम में जुड़ गए, सारे के सारे श्रेणी क्रम में हो गए। तो श्रेणी क्रम में हो गए तो इस तरह के श्रेणी क्रम में जो संधारित्र जुड़े होते हैं उनके तुल्य प्रतिरोध हम किस तरह निकालते हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध हम कैसे निकालते हैं, 1/c is equal to 1/c1 plus 1/c2 plus 1/c3 plus 1/c4 plus 1/c5। ये क्या हो जाएगा 1/2 plus 1/2 plus 1/2 plus 1/2 plus 1/2, यानी ये हो गया 5/2 माइक्रोफैराड 1/c का मान। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/5 माइक्रोफैराड। यानी इस नेटवर्क का जो तुल्य धारिता होगा वो कितना हो जाएगा 2/5 माइक्रोफैराड। ए और बी के बीच तुल्य धारिता तो हम लिखेंगे अतः बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता 2/5 माइक्रोफैराडे है। इस तरह के सवाल आपका कंप्लीट है। तो इस तरह के सवाल को जानना, करना और समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इस टाइप के सवाल आपके पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, ठीक है, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा या आवेशित संधारित्र की संचित ऊर्जा। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होता है। तो आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा जो होता है, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसके आवेश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। इस प्रक्रिया में संधारित्र पर पहले से उपस्थित आवेश से प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है और यही कार्य संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो कुल मिलाकर जो आवेशित संधारित्र होता है उसमें जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसके लिए हमको सूत्र निकालना है, सूत्र का डेरिवेशन करना है कि जो आवेशित संधारित्र होते हैं उसके लिए जो उसमें जो प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा होती है उसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको तो पता है V बराबर Q/C होता है और V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Q के। तो V और Q दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर V और Q के बीच ग्राफ खींचा जाए तो वह एक सरल रेखा होगा। देखिए यहाँ से आपको करना है V बराबर Q/C, इसका मतलब है कि जो V है वो Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी V बढ़ेगा तो Q भी बढ़ेगा और Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। तो इन दोनों के बीच अगर हम ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा होगा। तो हमने क्या किया, एक ग्राफ खींच दिया। y एक्सिस है ये, इस पर हमने ले लिया है y एक्सिस पे, यहाँ पे हमने रखा Q, यहाँ पे हमने रखा V, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। x एक्सिस पर हमने आवेश को रखा है, y एक्सिस पे हमने विभवांतर यानी V को रखा है। V तथा Q के बीच ग्राफ एक सरल रेखा होगी। संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य Q और V के बीच खींचे गए ग्राफ तथा Q अक्ष के बीच घेर क्षेत्रफल के बराबर होगा। मतलब
जो कार्य होगा बाह्य स्रोत द्वारा, जो बाह्य प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो बाह्य स्रोत द्वारा कार्य किया जाएगा वो क्या होगा, Q और V के बीच जो क्षेत्र घिरा हुआ है उसके ग्राफ उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो देखिए ये V है, ये Q है और ये Q अक्ष है, तो इसके बीच जो ग्राफ बनेगा, जो क्षेत्र घिरा होगा, जो क्षेत्र घिरा है वो क्या है, ये इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा 1/2 नहीं OAB का क्षेत्रफल, इस तरह। तो W बराबर क्या हो जाएगा, OAB का क्षेत्रफल। OAB क्या है, एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 OB इंटू OA कह सकते हो या तो यहाँ तो ओ बी है, ये ओ बी जो है इस ए बी के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये जो ए बी है वो ओ बी के बराबर होगा, यानी ए बी भी आप लिख सकते हैं। तो ओ बी इंटू ए बी, ओ बी की वैल्यू क्या है क्यू और ए बी की वैल्यू क्या है बी, तो ये आ गया 1/2 क्यू इंटू बी। ठीक है, अगर हम यहां से Q का मान निकाल करके रख दे तो ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सी बी रखने पर, Q इज इक्वल टू सी बी हम इस फॉर्मूले में रख दे रहे हैं, देख लीजिए। तो Q इज इक्वल टू सी बी रखेंगे तो क्या होगा 1/2 Q की जगह मेरे पास सी बी और ये सी तो वैसे ही रहेगा, तो फिर ये क्या मिल गया हमारे पास 1/2 सी बी रखना है ना क्यूब की जगह पर, सॉरी यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी बी का स्क्वायर, यानी जो संचित ऊर्जा होगी वो किसके बराबर हो जाएगी 1/2 सी बी स्क्वायर के बराबर। अगर इसी फॉर्मूले में हम लोग v इज इक्वल टू क्यू बाई सी रखने पर, इसी फॉर्मूले में v की जगह q बाई सी रख दिया जाए इसी फॉर्मूले, तो क्या हो जाएगा 1/2 q और b की जगह q बाई सी, ये क्या हो जाएगा 1/2 q स्क्वायर सी या क्यूब स्क्वायर 2c, आएगा समझ में, या यह भी हो सकता है। तो देखिए जो ऊर्जा होगी वो तो बाह्य बल के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होगी, तो किया गया कार्य हमारे पास क्या मिला है W बराबर 1/2 Q इंटू बी, या W बराबर यह भी लिख सकते हो, W बराबर यह भी लिख सकते हो, तो लास्ट में लिखेंगे अतः आवेशित संधारित्र, आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या हो जाएगा, आप ये लिख सकते हैं U बराबर 1/2 Q इंटू बी, फिर 1/2 C इंटू बी स्क्वायर, या 1/2 ये वाला Q स्क्वायर बाई सी। तो ये आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए फॉर्मूला हो गया। तो किसी भी आवेशित संधारित्र में अगर आपको ऊर्जा के बाद संचित ऊर्जा के बारे में पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका आवेशित संधारित्र में जो संचित ऊर्जा का सूत्र है वो डिराइव होता है।